जय हिंद दोस्तों, रखी खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारी जुड़ी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक नया लेटर ईसीएचएस को लेके, तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ और जानकारियां जुड़ी है कम्यूटेशन को लेके, क्या आप रिटायरमेंट के बाद कभी भी कम्यूटेशन ले सकते हैं, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ और जानकारियां जुड़ी है OROP 3 के पीपीओ के बारे में, OROP 3 की पेंशन को लेके, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ और जानकारियां जुड़ी है लाइफ सर्टिफिकेट को लेके, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ और जानकारियां जुड़ी हैं स्पर्श से डीआर के एरियर के बारे में 4 महीने के, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ और एक दो जानकारी है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DESW डिपार्टमेंट का नया लेटर जारी 1 नवंबर 2024 का। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DSW डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी करा है ईसीएचएस से जुड़ा 1 नवंबर को। इस लेटर के आधार पे ईसीएचएस होगा अपग्रेड। जी हाँ दोस्तों, ईसीएचएस की जितनी भी सुविधाएं हैं जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी ले रहे हैं, तो दोस्तों पूरे ईसीएचएस को डेवलप किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, ताकि ईसीएचएस के जो बेनिफिशियरी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। अब क्या क्या चीजें अपग्रेड होंगी, क्या क्या चीजें अपडेट करी जाएंगी, ये भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले 21 नए ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो ईसीएचएस के पॉलिक्लिनिक है वो और खोले जाएंगे। कितने? लगभग 21। जी हाँ दोस्तों, और इसी की लिस्ट जारी भी कर दी गई है। फिर दोस्तों क्या होगा, 50 ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक को अपडेट किया जाएगा। जो पहले से पॉलिक्लिनिक खुले हुए हैं उनको अपडेट किया जाएगा और उनको बेहतर बनाया जाएगा, ताकि ईसीएचएस बेनिफिशियरी अगर पॉलिक्लिनिक जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। एक तो दोस्तों नए पॉलिक्लिनिक खोले जाएंगे और जो पहले से पॉलिक्लिनिक हैं उनको अपडेट किया जाएगा। फिर दोस्तों क्या किया जाएगा, 1321 कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर वर्कर की संख्या बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं वो और लगाए जाएंगे पॉलिक्लिनिक में, ताकि दोस्तों ईसीएचएस बेनिफिशियरी को कोई दिक्कत ना हो मेडिकल से रिलेटेड। तो दोस्तों ये सब चीजें अपडेट करी जाएंगी ईसीएचएस में। इसी पर दोस्तों डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने पूरा एक लेटर निकाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आप वो लेटर देख भी सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर्स का कहना 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% एडिशनल पेंशन देने का मामला कहां पर पड़ा हुआ है। दोस्तों ये मामला अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास पड़ा हुआ है। भारत सरकार ने अभी इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। अभी ये अंडर कंसिडरेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। दोस्तों कुछ डाटा मंगाया गया था पेंशनर्स का डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर ऑफिस की तरफ से, जिसमें पेंशनर की कुछ लिस्ट भेजी गई थी कि कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15% एडिशनल पेंशन देनी होगी। यानी दोस्तों एक एस्टिमेट बनाया जाएगा कि कितना खर्चा आ रहा है अगर भारत सरकार एडिशनल पेंशन लागू करे, 65 पे 5%, 70 पे 10% या फिर 75 पे 15%। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों खर्चा देखा जाएगा। अगर दोस्तों खर्चा सुटेबल रहा तब दोस्तों इस पे फैसला लिया जा सकता है आगे। अभी फिलहाल दोस्तों ये मामला पेंडिंग में है, अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है भारत सरकार की तरफ से, तो अभी आप इंतजार करें। और दोस्तों इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई थी। जैसा आपको पता है दोस्तों, कई पेंशनर्स हैं जो 80 साल तक नहीं पहुंच पाते। 80 साल तो बहुत ज्यादा उम्र है, 80 साल तक कई पेंशनर्स नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही डेथ हो जाती है कई पेंशनर की। तो क्यों 80 साल पे हम एडिशनल पेंशन ना देके हम 65 पे 5%, 70 पे 10% या फिर 75 पे 15% एडिशनल पेंशन स्टार्ट कर दें। ऐसा दोस्तों मांग रखी गई थी भारत सरकार के सामने कि 80 पे 20% ना देकर 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15% दिया जाए, ऐसी मांग थी। तो दोस्तों ये मामला अभी विचाराधीन है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श ने कहा अभी और भी पेंशनर्स के पीपीओ बन रहे हैं नवंबर के महीने में। जिनके पीपीओ जारी हुए हैं उनको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी OROP 3 की। दोस्तों जैसा आपको पता है कि आपके पीपीओ धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं, जिनको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली, जैसे जैसे आपके OROP 3 के पीपीओ बन रहे हैं वैसे वैसे आपकी पेंशन बढ़कर आपको मिलेगी।
जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सितंबर में भी आपके पीपीओ जारी हुए, अक्टूबर में भी जारी हुए और अब नवंबर में भी आपके ओआरओपी 3 के पीपीओ बनेंगे। जिनके नहीं बने, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली ओआरओपी 3 के अनुसार। तो दोस्तों नवंबर के महीने में भी आपके ओआरओपी 3 के पीपीओ बनाए जाएंगे और धीरे धीरे वो स्पर्श की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जिनके भी पीपीओ बनेंगे उनको फिर बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों एक छोटी सी मैंने आपको अपडेट दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 7 नवंबर को ओआरओपी की वर्षगांठ पर बड़ी मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है पहले इस पे एक लेटर निकला था जिसमें यह बताया गया था कि 7 नवंबर को ओआरओपी की वर्षगांठ मनाई जाएगी। जो ओआरओपी के 10 साल हुए उस पर वर्षगांठ मनाएंगे अधिकारी या फिर पीएम मोदी जी या फिर केंद्र सरकार। दोस्तों वर्षगांठ तो मनती रहेगी, खुशी तो मिलती रहेगी, लेकिन उससे पहले जो पूर्व सैनिकों में निराशा है ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर, तो सबसे पहले विसंगतियां दूर हो, विसंगतियां दूर होंगी तभी दोस्तों इंटरनली खुशी निकलेगी। अभी तो दोस्तों हमारे पूर्व सैनिक दुखी हैं, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। ओआरओपी 3 में पेंशन कम हो गई, ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में विसंगतियां हैं। तो जब तक विसंगतियां दूर नहीं होगी, जब तक इंटरनली खुशी जाहिर नहीं होगी। तो दोस्तों जो भी ये मीटिंग हो रही है या फिर जो भी वर्षगांठ मन रही है, तो हम चाहते हैं कि उसमें ओआर जेसीओ जाए और जो भी प्रॉब्लम है ओआरओपी की सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करें, वो बताएं उस मीटिंग में। चाहे वहां पर मोदी जी आए, चाहे वहां पे कोई अधिकारी आए, चाहे कोई भी आए, सबसे पहले ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में डिस्कस किया जाए। तो दोस्तों हम ऐसा चाहते हैं, पहले विसंगतियां दूर हो, पूर्व सैनिकी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर किया जाए, फिर खुशी जाहिर की जाए, फिर वर्षगांठ मनाई जाए। ऐसा दोस्तों हमारा कहना है। तो दोस्तों क्या मोदी जी ओआरओपी की विसंगति को दूर करेंगे? क्या उस मीटिंग में जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा? तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है। अधिकारी भी आएंगे उस मीटिंग में। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिक तो आएंगे ही, साथ ही साथ अधिकारी भी वहां पे शामिल होंगे। तो दोस्तों हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वर्षगांठ जो मनेगी मनेगी, लेकिन उससे पहले जो विसंगतियां हैं ओआरओपी की उसको दूर किया जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। चलते अगली जानकारी की तरफ। क्या रिटायरमेंट के बाद कभी भी कम्यूटेशन लिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स मेरे से सवाल करते हैं कि सर हम 10 साल पहले पेंशन आ गए थे, 5 साल पहले पेंशन आ गए थे, 20 साल पहले पेंशन आ गए थे, 2 साल पहले पेंशन आ गए थे, तो क्या हम कम्यूटेशन का ऑप्शन अब चूज कर सकते हैं? क्या हम कम्यूटेशन अब ले सकते हैं? दोस्तों इसका जवाब है नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के अंतर्गत ही आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। जैसे दोस्तों 1 साल से ज्यादा, अगर आपके 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हुए हैं, 15 साल हुए हैं, रिटायर हुए, तो उसके बाद आप कम्यूटेशन नहीं ले सकते। दोस्तों इसका एक रूल है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। कुछ साल के अंतर्गत आए पेंशनर्स को मौका मिलता है कम्यूटेशन लेने का, और वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कम्यूटेशन लेना है और अगर 1 साल से ज्यादा हुआ है, मिनिमम 1 साल या फिर 2 साल, तब दोस्तों आपको कम्यूटेशन का फायदा मिलता है, और वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत। आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है, तब दोस्तों आपको कम्यूटेशन का फायदा मिल पाता है। अगर आपने रिटायरमेंट के टाइम कम्यूटेशन नहीं लिया, तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा, कुछ फॉर्म है उसके, वो आपको भरकर देने होंगे, तब आप कम्यूटेशन ले पाएंगे। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप 5 साल पहले रिटायर हो गए, 10 साल पहले रिटायर हो गए, 20 साल पहले रिटायर हो गए, तब आपको कम्यूटेशन नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 5 साल पहले रिटायर हो गए और अगर आप सोच रहे हो कि मैं कम्यूटेशन ले लूं, तब आपको नहीं मिलेगा। इसके भी कुछ रूल्स गाइडलाइन है, और दोस्तों इसका एक रूल है सीसीएस पेंशन रूल 53A। जी हाँ दोस्तों, इस रूल के अंतर्गत आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं, सीसीएस पेंशन रूल 53A, इसके अंतर्गत आप कम्यूटेशन ले सकते हैं, और वो भी विद इन 1 साल या फिर 2 साल के अंतर्गत। अगर बहुत ज्यादा पीरियड हो गया, बहुत ज्यादा साल गुजर गए हैं, रिटायरमेंट हुए, उसके बाद आप कम्यूटेशन नहीं ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कुछ फॉर्म है इसके मेडिकल एग्जामिनेशन के और कम्यूटेशन के, वो आपको भरकर देने पड़ेंगे, उसके बाद आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीआर का एरियर कब क्रेडिट होगा स्पर्श से? पेंशनर का सवाल। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स का भी सवाल कर रहे हैं कि सर डीआर का एरियर हमें कब मिलेगा? दिवाली भी चली गई है, कब मिलेगा हमें डीआर का एरियर? दोस्तों आपका डीआर का जो एरियर है
वो मुझे लगता है कि 20 तारीख से पहले आपको मिल जाना चाहिए, 20 नवंबर से पहले, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया। 20 तारीख से पहले आपको मिल जाना चाहिए डीआर का एरिया। फिर भी दोस्तों जो मेरे इंटरनल सोर्सेस है उससे मैं आपको और कंफर्म करके आगे बताऊंगा, तो थोड़ा आप वेट करिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन का पीरियड अभी 15 साल का ही है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अभी जो रूल है कम्यूटेशन का, उसके पीरियड का, वो अभी 15 साल का ही है। जो आगे पेंशनर्स रिटायर हो रहे हैं उनका भी दोस्तों पीरियड 15 साल का ही है। जो पुराने रिटायर हो गए हैं उनका भी पीरियड 15 साल का ही है। अभी भारत सरकार की तरफ से जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो कम नहीं करा गया है, तो आपकी जो रिकवरी है वो 15 साल तक ही होगी, 15 साल तक। ये अभी दोस्तों लेटेस्ट पोजीशन है और अभी भारत सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है कि आपका जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो कम कर दिया जाए, 15 साल से घटाकर 10 साल, 11 साल, 12 साल कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों इसके खिलाफ कुछ कोर्टों में कोर्ट केस चल रहे हैं अपनी रिकवरी बंद कराने के लिए पेंशनर्स की और पीरियड कम कराने के लिए, लेकिन दोस्तों वो एक अलग मैटर है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी इस पे कोई आदेश नहीं है, तो इसलिए जो आपका पीरियड है वो 15 साल का ही है अभी भी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। लाइफ सर्टिफिकेट भरें ड्यू डेट देखकर। जी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अगर आप स्पर्श पे माइग्रेटेड हैं, अगर आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं और अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरना है तो सबसे पहले आप अपनी ड्यू डेट देख लीजिए कि आपकी ड्यू डेट कौन सी है। अगर आपकी नवंबर में ड्यू डेट है तो आप 30 नवंबर से पहले सबमिट करें। अगर आपकी जनवरी में ड्यू डेट है तो फिर आप 31 जनवरी से पहले सबमिट करें। यानी जो भी आपकी ड्यू डेट है, यानी जो भी आपकी भरने की तिथि है, डेट है, उससे पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। मैं इस वर्ष के पेंशनर की बात कर रहा हूं जो बैंक से, सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हैं, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में ही सबमिट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उनकी कोई अलग से ड्यू डेट नहीं है कि वो किसी भी महीने में सबमिट कर सकते हैं, नहीं। जो बैंक, सीपीपीसी, डीपीडीओ या फिर कहीं दूसरी ट्रेजरी से पेंशन ले रहे हैं, उनका जो महीना है लाइफ सर्टिफिकेट भरने का वो है नवंबर। तो 30 नवंबर से पहले 30 नवंबर तक आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जरूर सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात आप याद रखिए। जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं वो अपना पहले ड्यू डेट देखिए कि उनकी ड्यू डेट क्या दिखा रहा है स्पर्श पे। उस ड्यू डेट के अनुसार ही, यानी जो डेट लिखी है उसमें, उसी के अंतर्गत, उसी के अनुसार आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट है तो आप फिर जनवरी में भरें। मैं स्पर्श के पेंशनर की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपकी अक्टूबर में ड्यू थी और आपने फिर दिसंबर में सबमिट करने की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो ड्यू डेट है उससे पहले आपको सबमिट करना है। बाकी जो और अदर पेंशनर्स हैं जो दूसरी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी से पेंशन ले रहे हैं, उनका जो महीना है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का वो है नवंबर, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेट जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।